हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल एकेडमी। हम लोग आज से यूपीपीएससी जीआईसी फिजिक्स लेक्चरर के लिए नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसके पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी वीडियो में ये देखा कि किस तरीके से आपका मतलब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पीजीटी फिजिक्स लेक्चरर के लिए जीआईसी कॉलेज में। मतलब क्या उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, क्या सिलेबस है और किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है। तो अब आज से हम लोग बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब उस सीरीज़ में हम लोग ये देखते हैं सबसे पहले कि किस तरीके का क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले सालों में, जो भी आपके पीजीटी फिजिक्स का हुआ है एग्ज़ाम या फिर जीआईसी लेक्चरर के लिए हुआ है फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए। तो फिर अब हम उसमें यदि स्ट्रेटजी देखते हैं तो अगर हम ये पिछले कुछ सालों का देखें तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का है। तो ये जब क्वेश्चंस यहाँ पे 474 आए हुए हैं, ये पिछले 10 ईयर्स के हैं, पिछले किस एग्ज़ाम में जो भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। और उसके पहले उसके बाद है 461 जो कि आपका मैकेनिक्स में आया हुआ है। आपका जो सिलेबस है वो यूनिट वाइज में हमने आपको पहले वीडियोज़ में ही बता रखा था। अब हम हर यूनिट का जब भी आपको स्टार्ट करेंगे यूनिट्स, तो अब उस टाइम में हम आपको डिटेल में सिलेबस भी बताएंगे और हमारा क्या पैटर्न है पढ़ाने का और किस तरीके से हम लोग कवर करेंगे और क्या स्ट्रेटजी रहेगी हमारी इस प्रिपरेशन के दौरान, वो हम आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन पैटर्न की। तो उस क्वेश्चन पैटर्न में आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आया हुआ है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का आया हुआ है 474 क्वेश्चन। उसके बाद आया हुआ है 461 जो कि मैकेनिक्स का आया हुआ है। उसके बाद आपका है मॉडर्न फिजिक्स का है। मॉडर्न फिजिक्स में एक्चुअली इस जो जीआईसी फिजिक्स लेक्चरर की बात है और पीजीटी की बात है, वो आपको जो थोड़ा सा सिलेबस में एडिशन मिलेगा जीआईसी फिजिक्स के लिए वो मॉडर्न फिजिक्स में मिलेगा और ऑप्टिक्स में मिलेगा। ऑप्टिक्स में भी थोड़े से कुछ चैप्टर्स इंक्लूड हुए हैं जीआईसी फिजिक्स लेक्चरर में, बट ये आपका पीजीटी फिजिक्स के लिए नहीं है, उसमें नहीं ऐड हुआ है। ऑप्टिक्स चैप्टर यूनिट तो है बट उसमें कुछ चैप्टर्स जो कि आपको नहीं पढ़ने हैं पीजीटी फिजिक्स के लिए, जबकि वो जीआईसी लेक्चर के लिए पढ़ने हैं। तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन की। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि आपको इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में सबसे ज़्यादा हुआ 474 और उसके बाद मैकेनिक्स का आया हुआ है। तो हम अब आज से इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म यूनिट स्टार्ट करेंगे। और इसके पहले भी हम लोगों का जो बैच है यूपी पीजीटी फिजिक्स का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और जिसमें कि हम लोगों ने मैकेनिक्स के कुछ वीडियोस पब्लिक किए हुए हैं। तो जो कैंडिडेट्स एक्चुअली मतलब मैकेनिक्स के भी कुछ अपना देखना चाहते हैं तो वो जा कर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें जो है कि उसमें भी आपके ढेर सारे चैप्टर्स हैं और आपका जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें तो उन्होंने एक यूनिट में जस्ट लिख दिया है। अब हम उस यूनिट को भी डिफरेंट चैप्टर में कैटेगराइज करके आपको डिटेल में इसके डिस्कस कर रहे हैं कि क्या स्ट्रेटजी क्या प्लान रहेगा हमारा इसमें पढ़ाने का। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आपका जो यूनिट है 5th, और उसमें से पहला जो है चैप्टर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का है जिसमें कि हम लोग गॉस लॉ पे बेस्ड एप्लीकेशन है। वो चाहे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए भी है और सिलेंडर के लिए भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट एप्लीकेशंस है जो कि डिटेल में हम लोग करेंगे। अब उन्होंने सिर्फ गॉस लॉ दे दिया, इसका मतलब हमें सिर्फ गॉस लॉ का स्टेटमेंट ही नहीं पढ़ना है, उसके बेस्ड एप्लीकेशन भी करना है। और इसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। एंड देन बात आती है कि इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग किरचॉफ्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस देखेंगे। एप्लीकेशन मतलब जो कि आपका किरचॉफ्स लॉ का 2 लॉज है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपका जो इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए 2 जो लॉज है उस पर बेस्ड हम लोग किस तरीके से करंट लूप में जो कि आपका सर्किट दिया रहेगा उस सर्किट लूप में किस तरीके से हम करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं हर डिफरेंट रजिस्टर के एक क्रॉस। और इसी के बाद इलेक्ट्रिक सेल की बात आएगी और उसके साथ ही हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे। एंड देन बात आएगी आपकी मैग्नेटोस्टैटिक की। मैग्नेटोस्टैटिक में बायो-सैवर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस देखेंगे। जब भी हम एप्लीकेशंस कहेंगे तो उसमें आपका डिफरेंट मतलब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड आप निकालेंगे ड्यू टू करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर हो गया और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉयड हो गया, सोलेनॉइड हो गया। तो वो डिफरेंट केसेस में आप देखेंगे। उसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ भी देखेंगे और साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपका जो फैराडेस के 2 लॉज हैं, मतलब पहला और दूसरा जो लेंस लॉ जो बोला के नाम से भी जानते हैं उसे, तो वो लॉज भी देखेंगे, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
और उसके बाद आप बात आती है अल्टरनेटिंग करंट की, जिसमें कि हम आरसी सर्किट, एलसी सर्किट, एलआर और एलसीआर सर्किट विद एसी सोर्स देखेंगे और उसमें देखेंगे किस तरीके से आपका क्वालिटी फैक्टर का एक्सप्रेशन आता है और वहाँ पे फिर रेजोनेंस कंडीशन देखेंगे। और उसके बाद बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की। अब ये अपने आप में एक चैप्टर्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बात आती है उसमें हम मैक्सवेल इक्वेशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये सब देखेंगे। और बहुत सारे कैंडिडेट्स की ये क्वेरी आती है कि उन्हें बुक्स के बारे में, तो बुक का हमने आपको पहले वीडियोस में ही बता रखा है। एक्चुअली कैंडिडेट्स तो वीडियो मतलब देखते भी नहीं पूरा और उन्हें जस्ट मतलब बुक लिखा हुआ मिल जाना चाहिए कहीं से। तो एक्चुअली मैं पर्सनली मैं तो ऐसे कोई बुक अभी तो नहीं जानता जो कि सारे चैप्टर्स को अच्छे से दिया हो कहीं पे। हमने आपसे पहले भी कहा कि यही है कि आपका जो बेस्ट वे है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए आप। अब ये बात अलग है कि अभी तो रिटन नहीं हुआ था, अभी आपका रिटन होने जा रहा है, सब्जेक्टिव होगा जिसमें रिटन तो है ही है, सब्जेक्टिव जो होने जा रहा है। तो आपका जो ऑप्शनल प्री के लिए है उससे आइडिया लग जाएगा और साथ ही साथ नंबर ऑफ क्वेश्चन जो भी है आपका 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आने हैं और 15 क्वेश्चन इस तरीके से 2 के फिर 25 मार्क्स के आने हैं। तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से हमें मतलब डेरिवेशन वाला पार्ट भी सीख के जाना है आपके मेंस के लिए। तो ये बात थी आपके क्वेश्चन पैटर्न की। तो हम कह रहे थे कि इस पे अब अभी हम लोग इसमें जो स्टार्ट करेंगे चैप्टर वो आपका इलेक्ट्रिसिटी है और हमारा जो ये अब पढ़ना तो कुछ सब है, अब इसका कोई सीक्वेंस नहीं है कि हम लोग इस स्टेप को पढ़ेंगे, बट ये है कि इसमें थोड़ा बहुत फार्मूले की ज़रूरत होगी, वो एक्सपेक्टेड है आपसे कि आपको पता होगा। ठीक, हम आपको रिमाइंड करा के जस्ट आगे बढ़ जाएंगे। और इसका हमें स्टार्ट करने का जो रीज़न है वो ये है कि एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपका जहाँ पे हम गॉस लॉ की बात करेंगे तब वहाँ पे स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का आपको जानना ज़रूरी है, और जो कि हम लोग ऑलरेडी मैकेनिक्स में कर चुके हैं। एक्चुअली बाकी और कैंडिडेट्स के लिए नया भी होगा, तो अब उन्हें हमें दोबारा करना रहेगा। तो इसी वजह से हम इस चैप्टर को ना करके पहले इसको कर लेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मतलब इसको कंप्लीट करेंगे। फिर जब और जिन्होंने नहीं देखा हुआ है या फिर तो वो मैकेनिक्स के चैप्टर में हमने कराते समय ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम वगैरह पे बेस्ड प्रॉब्लम और स्टेटमेंट वगैरह हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो जो कैंडिडेट ने नहीं देखा है वो जा कर के वहाँ पे देख लेंगे, अपना चैप्टर ये स्टार्ट पढ़ना शुरू कर देंगे और फिर हम दोबारा से आपको ये चैप्टर, दोबारा से क्या मतलब तब ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और पहली वजह तो ये है, और दूसरी वजह ये है कि ये चैप्टर आपका थोड़ा बहुत ही मतलब कैंडिडेट्स को एक्चुअली स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट स्टूडेंट को लगता है। तो अभी तो सभी मतलब आलस में है, जस्ट अभी कोई स्टार्ट नहीं किया पढ़ाई। तो अब ये चैप्टर आपका थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी भी है और फैमिलियर भी होंगे आप इससे, वो इसलिए क्योंकि आपने ये हाई स्कूल में पढ़ा है। बट हाई स्कूल में का जो अप्रोच था आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का, अब यहाँ पे जो अप्रोच है वो काफ़ी डिफरेंस है उसमें, और हम लोग इस पर भी बेस्ड प्रॉब्लम जो करेंगे उसका मतलब जो अप्रोच है वो अलग है, थोड़ा सा उसका जो लेवल है वो हाई है हाई स्कूल की कंपैरेटिवली। तो थोड़ा सा मज़ा आएगा कैंडिडेट्स को भी इसको करने में, और उनका जो मोटिव है क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करना वो भी सॉल्व होगा। इस वजह से हमने इसको स्टार्ट करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। उसके बाद हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक ये सब देखेंगे, तब से कैंडिडेट अपना बाकी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वगैरह भी तब से देख पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग तब ये स्टेटमेंट देते हुए आगे चल के इसको डिटेल में करेंगे। तो ये था हमारा प्लान किस तरीके से हमें करना है। और रही बात बुक की, तो अब बुक में है जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक दो चीज़ें आपकी जो है वो अच्छे से आपको के तिवारी में मिल जाएगी। ठीक है, इसके लिए आपको के तिवारी की बुक कंसल्ट करना बेहतर होगा। और आप सबसे पहले, हम हर बार कहते हैं कि प्रायोरिटी आपको, पहली प्रायोरिटी जो देनी है वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम की कोई भी बुक, चाहे आपने एनसीईआरटी से मतलब सीबीएसई बोर्ड किया हो या आईएससी बोर्ड से किया है या फिर आपने यूपी बोर्ड से किया है, किसी भी बोर्ड से किया है, अदर स्टेट के बोर्ड से भी, तब भी आपको क्या कहते हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम को प्रिफर करना है। और बोर्ड एग्ज़ाम की बुक जो भी आपने पढ़ी है उसको अच्छे से करेंगे। प्रॉब्लम एक्चुअली हमें सॉल्व वहीं से करनी है, बट कुछ जो रिजल्ट बेस्ड प्रॉब्लम आती हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रॉब्लम आती हैं, तो उसके लिए हमें स्टैंडर्ड बुक का मतलब थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है। हम नहीं कहते कि आपको प्रॉब्लम मतलब सॉल्व करिए उसकी, जैसे कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के लिए आपको रिकमेंड करेंगे ग्रिफिथ्स की बीबी लाउड्स। तो ये जो बुक है काफ़ी मतलब इसका स्टैंडर्ड हाई है,
तो अब आपको ग्रिफिथ की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करनी, लेकिन उसका जो थ्योरी है, जो मतलब रिजल्ट बेस्ड है क्वेश्चन है, वहाँ से अगर आप पढ़ लेंगे तो आप रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके जो है बोर्ड एग्जाम बोर्ड वाले बुक्स में नहीं दिया रहेगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक अलग से अपने आप में एक बुक है इस पर, और ये यूनिट है अपने आप में, लेकिन बोर्ड एग्जाम में हम लोगों को 12th में एज एक चैप्टर पढ़ा दिया जाता है। तो इसीलिए हम आपको जो बुक रिकमेंड कर रहे हैं इसके लिए वो ग्रिफिथ्स और बीबी लाउड की है, जो कि आपको सिर्फ उस पर रिजल्ट बेस्ड प्रॉब्लम मतलब रिजल्ट उसका पढ़ना है, जस्ट थ्योरी पढ़ लेनी है। लेकिन जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आप बोर्ड एग्जाम वाले और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही प्रिफर करेंगे। आपका जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को एक ले लेना है मार्केट से, चाहे आप पाथफाइंडर आपका एक आता है यूथ पब्लिकेशन का, और पाथफाइंडर का भी है, अरिहंत का भी है, मार्केट में आता है, और भी घटना चक्र का भी आता है, और ढेर सारी बुक्स है। कोई भी मिल जाए आपको प्रीवियस ईयर के, हाँ बशर्ते सोल्यूशन को आप जब देखेंगे उसमें तो कहीं कहीं एक्चुअली फॉल्ट रहता है, तो वो आपको समझना होगा। क्योंकि हमने यूथ पब्लिकेशन में भी देखा है, तो एक दो जगह उन्होंने मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी करते समय और वहाँ पे भी सोल्यूशन में थोड़ा सा गलतियाँ हैं, तो वो जस्ट कॉमन मिस्टेक है। तो ऐसा कोई खास नहीं है, बशर्ते आपको अगर समझ रहेगी तब चैप्टर की, तब आप उस गलतियों को भी समझ पाएंगे अच्छे से। तो ये बात थी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के लिए। आपको बीबी लाउड्स और ग्रिफिथ की बुक ज़्यादा बेहतर होगी उसके थ्योरी पार्ट के लिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब भी, और ग्रिफिथ के लिए इसलिए मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है, और किस तरीके से आपका पॉइंटिंग वेक्टर का एक्सप्रेशन निकालना है, तो वो बेटर होगा। आप वहाँ पे अच्छे से समझे रहेंगे कि हाँ भाई हमें किस तरीके से पॉइंटिंग वेक्टर का मतलब एक्सप्रेशन, जस्ट सिंपल क्वेश्चन आने। उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट के लिए भी आपकी जो बेस्ट है यही है, आपके बोर्ड एग्जाम वाली बुक है। और आप चाहें तो उसके लिए विनोद प्रकाश सर की बुक आती है अल्टरनेटिंग करंट के लिए भी, वहाँ पे फेजर डायग्राम वगैरह दिया हुआ है। तो फेजर डायग्राम आपका जो है डिटेल में नहीं है आना है, बट जितना आपका रिलेटिव है मतलब आपके एलसीआर सर्किट और एलआर सर्किट के लिए, तो उसमें आप देख सकते हैं। और ये बात हुई कि मैग्नेटोस्टैटिक के लिए भी आपने के तिवारी का देखा। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की इसके लिए भी आती है। आपको कोई भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने किया है ग्रेजुएशन, तो उस यूनिवर्सिटी की बुक आप पढ़ेंगे, क्योंकि आपके कानपुर यूनिवर्सिटी, हमें अपनी यूनिवर्सिटी का पता है, बाकी और बुक्स को जो भी मतलब कभी पढ़ा है तो वो ध्यान है। तो फिर आप किसी भी बुक को सॉल्व करके उसकी थ्योरी वहीं से पढ़ेंगे, और उसके बाद जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात आएगी आप बोर्ड एग्जाम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही प्रेफरेंस देंगे। तो ये बात हुई, और हमने आज से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक्स का चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं, और उसमें खास तौर पे आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर मतलब पर्टिकुलरली इस पे हम बात करेंगे। हाँ, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म यूनिट का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करने जा रहे हैं, और इसमें हम लोग वही आपका जो है क्या कहते हैं ओम्स लॉ का डेरिवेशन वगैरह है, ये सब करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो बात आती है इलेक्ट्रिक करंट की। अब ये दरअसल चीज़ें आपने पढ़ी है हाई स्कूल में बहुत ही अच्छे तरीक़ों से, और उसके बाद अब इस पे देखिए किस तरीके से प्रॉब्लम आपके लेवल पे आ सकती है। तो इलेक्ट्रिक करंट का अगर हमें जस्ट डिफाइन करना हो तो ये क्या है, आपकी आवेश के प्रवाह होने की दर है। अब आवेश आपका मतलब करंट इज़ अ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना। तो पर यूनिट टाइम ये जो आपका चार्ज है इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब मेटल के केस में बात करें तो ये सिर्फ आपका क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन के है, लेकिन अगर सेमीकंडक्टर की बात करें वहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से करंट फ्लो हो सकती है। तो इस वजह से आपका चार्ज एक मतलब ये चार्ज सिंपल सा हम लोगों ने जस्ट जनरल नाम लिया इसको, जस्ट ना तो पॉजिटिव ना ये नेगेटिव। अब ये हुआ, और उसी के साथ साथ आपने ये भी एक चीज़ पढ़ी है, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्यू इक्वल्स टू एन, वेयर एन इज़ योर नेचुरल नंबर। आपका ये 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अब आपको ये चीज़ पता है कि किसी भी वहाँ जहाँ पे ये है ई क्या है, ई इज़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड विच इज़ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और एक चीज़ और ख़ास बात आपको ये पता है कि किसी भी बॉडी पे जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है वो आपका यही स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, यही पॉसिबल अमाउंट लीस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ चार्ज है जो किसी भी बॉडीज़ पे हो सकता है। और पहली चीज़, दूसरी चीज़ ये कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इस ई के मल्टीपल होगा, नेचुरल नंबर के मल्टीपल होगा। इट मीन समटाइम्स क्वेश्चन ऐसा भी आता है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आपने ये फेस किया होगा, is it possible a body can have 5.8 × 10⁻18 कूलम चार्ज।
अब हमें ये पूछ रहा है कि किसी बॉडी पे क्या इतना अमाउंट मतलब 5.8 इंटू 10⁻18 कूलम चार्ज पॉसिबल है कि नहीं। अब ये अगर आपको चेक करना है तो हमने आपको बताया कि एन आपका नेचुरल नंबर अगर है तो वो फिर क्या कहते हैं कि इतना जो भी आपका चार्ज दिया रहेगा वो पॉसिबल है, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम देखें कि Q इक्वल टू कितना है, एन ई है। इट मीन्स एन जो हो जाएगा आपका Q/E, ठीक है। और Q इन्होंने कितना दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 5.8 इंटू 10⁻18 कूलम है डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब इसको अब जब डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, ये करीब 3 6 आपका 18 हो जाएगा, 3 6 और फिर 1 4 करीब 48, तो वो नहीं जाएगा, 4 टाइम्स ज़्यादा हो जा रहा। तो कहने का मतलब ये कि आपका जो भी क्वांटिटी आएगी वो डज नॉट इक्वल्स टू नेचुरल नंबर, जो डेसिमल में है, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स आपका जो ये चार्ज है वो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं पे अगर आपका ये होता कि नहीं, अगर आपसे ये पूछ रहा होता कि क्या ये चार्ज आपका पॉसिबल है, ये +28 रहता और यहाँ पे 4.8 कह दे, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल जैसे कि 4.8 है, तब इस केस में 4.8 हो गया इंटू 10 टू पावर आपका ये +28 कूलम है डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और ये सिंपल सा ये 19 ऊपर जो आपका ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 37 47 जो कुछ भी है आपका। तो इस तरीके से ये आपका नंबर ऑफ चार्ज आ गया किसी भी बॉडी पे, अगर उसके पास इतना चार्ज है तब। तो इस तरीके से ये जो है चार्ज किसी भी बॉडी पे पॉसिबल होगा, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि जब आपका एन की वैल्यू नेचुरल नंबर आएगी, कंप्लीट डिवाइड होगा, तो उस केस में आपके जो भी चार्ज दिया रहेगा वो किसी दिए गए बॉडी पे पॉसिबल होगा, ठीक है। अब यहाँ से बात आती है कि अगर मान लीजिए आपका ये कोई मेटल है, कंडक्टर है जिसमें कि करंट आई फ्लो कर रही है, ये टर्मिनल ए है, ये बी है। तब अगर हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि मान लीजिए 2 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो कर रही है, तो 2 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स एक इंड से दूसरे मतलब बी इंड से क्रॉस कर जाएंगे। अगर ये आपको निकालना है तो फिर कैसे निकालेंगे, जस्ट हम ये बाई एबव 2 रिलेशन हम ये लिख सकते हैं। आई इक्वल्स टू Q/T आपको पता है, अभी हमने बताया, और Q आपका क्या है, एन ई है। यहाँ से आपको क्या है मिल जाता है। तो यहाँ से आप देखें कि एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई इंटू टी डिवाइडेड बाय ई। ये सिंपल सा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जिस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पास कर जाएंगे एक इंड से दूसरे इंड बी पे जब 2 एम्पियर करंट या जो भी आपका क्वेश्चन पे दिया रहेगा तो फ्लो करती है। अब कितने समय में, 3 सेकेंड में, या जो भी आपका समय दिया रहेगा t सेकेंड में। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हम किस तरीके से नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी एक इंड से दूसरे इंड पे मतलब फ्लो कर जाए वो भी निकाल पा रहे हैं। अब बात आती है कि चलिए हम एम्पियर कैसे डिफाइन करेंगे, 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करेंगे। तो 1 एम्पियर आपकी वो करंट है जिससे कि आपके कितने 1 कूलम चार्ज कितने 1 सेकेंड में क्रॉस कर जाता है। इट मीन्स Q इक्वल्स टू अगर हम 1 ले लें, Q इक्वल्स टू कितना होता है, यानी अगर हम Q इक्वल्स टू 1 कूलम ले लें तो यहाँ के इतना आ गया एन ई। तो यहाँ से एन की वैल्यू जो आ गई वो कितना 1/E। 1/E का मतलब हो गया 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। तो यहाँ से आपका आ गया कितना आ जाएगा 6.25 का अप्रॉक्स ऐसे कुछ आना है, ये ऊपर आएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा, ये नंबर आ गया आपका। तो 1 एम्पियर करंट इस तरीके से डिफाइन की जाती है आपकी। ये 1 कूलम बाई t सेकेंड के लिए 1 सेकेंड हो जाता है। तो ये करीब आता है आपका कि 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर जाते हैं एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर। तो 1 एम्पियर करंट वो धारा है, वो करंट है जिसमें कि किसी भी कंडक्टर या मेटल में उस एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर जाते हैं 1 सेकेंड में। ये आपकी 1 एम्पियर की डिफिनेशन हुई इस तरीके से। और जो इसका डायमेंशन है, डायमेंशन लिखने का जो तरीका है वो कैपिटल है। एक्चुअली डायमेंशन वाली चीज़ें हम लोगों ने
एक्चुअली आप लोगों कुछ लोगों के लिए तो नया हो, मतलब पढ़ा तो पहले ही है, लेकिन हमने ऑलरेडी बता रखा है, यूनिट डायमेंशन वाला चैप्टर भी करा रखा है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जा करके चैनल पे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। पीजीटी वाले बैच में हम लोगों ने इसको करा रखा है, और आप ये इस आपके लिए भी कराएंगे, बशर्ते अभी यहाँ पे हम लोगों ने ये यूनिट स्टार्ट किया है तो यहाँ पे बता करके हम आगे बढ़ जाएंगे। तो एम्पियर का क्या है, ये आपका एम्पियर है, इसको डायमेंशनली इसका एम्पियर इस तरीके से लिखेंगे, इसकी यूनिट आपका एम्पियर है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। तो आपको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, एक्चुअली ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपका किसी भी मेटल के क्रॉस जितना पोटेंशियल अप्लाई किया जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ करंट जो कि फ्लो हो रही होगी आपकी कंडक्टर या मेटल में। ठीक है, ये तब होगा जब कि आपका कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट है और उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है। फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स उसका एरिया क्रॉस सेक्शन, लेंथ ऑफ कंडक्टर, अगर सब ये चीज़ें सेम रखी जाएँ तो उसमें जो भी पोटेंशियल अप्लाई किया जाएगा वो आपके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इट मीन्स, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एक्चुअली ओम्स लॉ का आगे डेरिवेशन भी हम लोग करेंगे। अब चूँकि आपका मेंस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं तो उस केस में आपको कुछ के डेरिवेशन भी, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी सीखने हैं, और ख़ास तौर पे डेरिवेशन फिजिक्स में करने से आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आती है, उसकी बारीकियाँ और उस पर बेस्ड मतलब कॉन्सेप्ट आप तभी अच्छा समझ में आता है जब उसका आप डेरिवेशन भी आप जानते रहें। और डजंट मैटर आपको याद है या नहीं याद है, समटाइम्स भूल गए हैं, वैसी कोई बड़ी बात नहीं, बट सरते जानते रहिए कि किस तरीके से उसका डेरिवेशन होता है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी प्रोपोर्शनल्स टू आई, कब जब उसका टेम्परेचर और बाकी फिजिकल पैरामीटर्स उसका कांस्टेंट है तब। और या तो इसके दूसरे शब्दों में कहें कि वी बाई आई का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा, और वही कांस्टेंट आपका क्या होगा, आर के इक्वल्स होगा रेजिस्टेंस के। कांस्टेंट, ओके। तो अगर इस तरीके से अगर हम इसका प्लॉट देखें, अगर हम वी एक्स ये ले ले और ये आई ले ले, तो इस तरीके से ये लीनियर रीजन आता है। और एक्चुअली जो ओम्स लॉ है ये फेल कर जाता है उस केस में, सेमी डायोड के केस में। जब पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, इट मीन्स वोल्टेज और करंट का वेरिएशन देखते हैं, तो ये लीनियर रीजन ना करके के वहाँ पे नॉन लीनियर रीजन भी आता है, तो वो अलग केस है, तो वहाँ पे हम लोग आपको डिस्कस करके बताएंगे। और इससे एक चीज़ और निकल के ये इंपॉर्टेंट बात आती है, ये आपका जो स्लोप आएगा यहाँ से, एक्चुअली एक चीज़ आपने पढ़ी है y=mx, ठीक है। y=mx जो स्ट्रेट लाइन है वो पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि इसका c 0 है, इंटरसेप्ट 0 है, उसमें जो आपका क्या कहते हैं कि यम होता था वो आपका स्लोप होता था, यम मीन्स आपका dy/dx यही होता था, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका जो स्लोप होगा वो क्या आ रहा है आपका, इसका जो स्लोप आ रहा है वो आ रहा है मत मीन्स जो di/dv, सिंपल सा, ठीक है। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक करंट का रेशियो और इसका पोटेंशियल, और ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके 1/r के, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें कि हम स्लोप भी निकाल सकते हैं, अगर आपका इस तरीके से स्लोप निकाल सकते हैं, इट मीन्स रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। आपने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा अपने मतलब डायोड की कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते समय, वहाँ से आपने रेजिस्टेंस निकाला है अपने प्रैक्टिकल्स एग्जाम में। तो ये सिंपल सा रिलेशन है जो कि आपको यहाँ से मिल रहा है। अगर हम इसी को रीअरेंज करके देखें तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, I=1 टाइम्स R टाइम्स V। तो ये जो आपका ये चीज़ है वो m हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इस तरीके से ये जो आपका m है मीन्स 1/r है, वो स्लोप है इस केस में। तो ये आपका आ रहा है 1/r इक्वल्स टू डेल I/डेल v। डेल I क्या है, डिफरेंस इन करंट, और रेशियो उसका जो है डिफरेंस इन पोटेंशियल, अप्लाइड पोटेंशियल। अब आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे डिफाइन होती है, अब जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो आपका इसी का रेसिप्रोकल होता है, मतलब जितना ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम उसके
कंडक्टिविटी होगी, आर उसे हम कंडक्टेंस भी बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसे हम कंडक्टेंस भी बोलेंगे, तो आपका ये डिफाइन होता है, इट इज़ ए रेसिप्रोकल ऑफ 1/r। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका है। और इसका जो यूनिट है, अच्छा तो यूनिट जो आर का है वो ओम है, ओम को जनरली ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पे 2-4 रिलेशन है जो कि आप जानते रहिए। 1 मेगा ओम इजकस टू 10⁻6 ओम, जो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। 1 माइक्रो ओम इजकस टू -10⁻⁻6 ओम। ठीक है, तो ये चीज़ जानते रहिए। और जो कंडक्टेंस है इसकी जो यूनिट होती है वो एक्चुअली ओम इनवर्स से लिख लेते हैं समटाइम्स। ओम इनवर्स आर मो भी लिखते हैं और साइमन भी लिखते हैं, जिसे कैपिटल एस से लिखते हैं। तो ये कंडक्टेंस की यूनिट हो गई, मतलब आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। इसी तरीके से एक बार आपका ग्राफिकल क्वेश्चन आया हुआ था, तो एक्चुअली अब ये तो चीज़ अब जस्ट सिंपल है, हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा है। लेकिन अब जो स्लोप की बात है, इसमें प्रॉब्लम कैसे आती है वो आप कैसे कर पाएंगे। सपोज़ आपका जो आई वी ग्राफ दिया हुआ है, अब समटाइम्स आपका एक्चुअली हमने यहाँ पे आई वर्सेस वी, मतलब वाई एक्सिस पे आई और एक्स एक्सिस पे वी लिया है। अगर आपका ग्राफ में अगर वी वर्सेस आई लिया हुआ है तो आप वहाँ भी मतलब चीज़ें वही रहेंगी। बस आपको समझना है कि वो मतलब ये उस केस में एक्स इक्वस टू एम वाई हो जाना है, तो आपका जो स्लोप आएगा वो डायरेक्ट इक्वस टू एल आर आ जाएगा। तो मान लीजिए एक बार आपका क्वेश्चन इस तरीके से था, जहाँ पे उन्होंने 2 मेटल के लिए आई वी कैरेक्टरिस्टिक दे रखी थी, तो हमें बताना था कि उसका कंडक्टेंस किसका ज़्यादा होगा। ये मान लीजिए करंट है और ये मान लीजिए पोटेंशियल है, और ये आपके 2 मेटल के लिए दिए हुआ है। ठीक है, तो इसमें किसका कंडक्टेंस ज़्यादा है ये हमें निकालना है। तो सिंपल सी बात है, अब आपको पता है इसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, आर का। और ये है, तो यहाँ से आप ये देख रहे हैं कि आर ए, एक्चुअली आर ए नहीं, ये 1/r ए, 1/r ए मीन्स स्लोप फॉर द मेटल ए। स्लोप मीन्स जो इसका मतलब 1/r ए, देखिए ये चीज़ दिया है, आई वही अगर वी का ग्राफ है तो 1/r ए यहाँ पे क्या है आपका ज़्यादा है। या यूँ कहें कि अगर हम स्लोप ही कह ले, चलिए स्लोप अगर मेटल ए के लिए ज़्यादा है किसके, मेटल बी से, और स्लोप क्या देता है आपका, आर ए है, दैट इज़ आर ए 1/r ए। आर ए क्या है आपका रेजिस्टेंस है मेटल ए का, और यहाँ पे कितना 1/rb। तो दैट इज़ हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे आपका जो कंडक्टर अगर इसका मतलब 1/r ए इसका ज़्यादा है, इट मीन्स ये 1/r ए होता क्या है, सी ए होता है, कंडक्टेंस होता है किसका, मेटल का ए का। मेटल ए का कंडक्टेंस क्या है, ज़्यादा है कंपेयर टू मेटल बी के लिए। तो इस तरीके से ये बात हुई कंडक्टेंस के केस में। ठीक है, मतलब इस तरीके के ग्राफिकल क्वेश्चन आपसे अब मान लीजिए सी भी होता तो किसका स्लोप के अकॉर्डिंग हम आंसर दे सकते हैं। और इसी तरीके से ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन आपके मतलब जब आप फोटोइलेक्ट्रिक चैप्टर कर रहे होंगे तो वहाँ पे वर्क फंक्शन से रिलेटेड किस मतलब मेटल का वर्क फंक्शन ज़्यादा है, तो इस तरीके से ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। थैंक यू।